ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे, आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डायमेंशंस ऑफ थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज। क्लास प्लस वन में चाहे आपको इसके क्वेश्चंस कम देखने को मिले, स्कूल के एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन चाहे कम देखने को मिले आपको, लेकिन ऑब्जेक्टिवली लाइक एग्जाम्स लाइक नीट, जेई मींस, इनमें आपको क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर, तो उसमें आप देखोगे कि डायमेंशंस से क्वेश्चन आए हैं, और डायमेंशंस भी किन डायमेंशन से क्वेश्चन ज्यादातर आए हुए हैं? इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड थर्मल। तो ये डायमेंशंस टॉपिक, ये वाली वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है बिकॉज ये आपको आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराती हैं। कौन से एग्जाम्स के लिए? ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराती है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, जो कि थी डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होते हैं, और डायमेंशनल डायमेंशंस ऑफ मैकेनिकल क्वांटिटीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मेरी पिछली वीडियो आप देख लो। ठीक है, मैं वीडियो के लास्ट में उसका लिंक भी अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा नाम है अर्चित महाजन और ये आपका ब्यूटीफुल सा चैनल है, दैट इज इश्के साइंस। तो इसके साइंस इस चैनल का नाम है, और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं दैट इज डायमेंशंस ऑफ थर्मल क्वांटिटीज। तो डायमेंशंस ऑफ थर्मल क्वांटिटीज अपन पढ़ने जा रहे हैं। थर्मल क्वांटिटीज, थर्मल का मतलब है हीट। तो हीट रिलेटेड जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो इसी में अपन कोशिश करेंगे कि उनकी डायमेंशंस आपको सिखा दी जाएं। अगर आप बिल्कुल बेसिक नहीं जानते डायमेंशन क्या होती हैं तो ये वीडियो आपके लिए समझना डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इससे अच्छा क्या है कि आप मेरी वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो है, वहां पर जाओ और उसको देख लो। तो डायमेंशंस ऑफ थर्मल क्वांटिटीज अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो डायमेंशन आएगी वो आएगी हीट की। देखो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी आपको पता है कि एनर्जी की डायमेंशन होती है m1 l2 t-2। ये डायमेंशन कैसे आई? एनर्जी बेसिकली वर्क आप कितना कर सकते हो, एनर्जी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो आप वर्क डन कितना कर सकते हो, तो वर्क डन से ये डिमेंशन आई है। तो जो वर्क डन की डिमेंशन होगी वो एनर्जी की डिमेंशन होगी, जो एनर्जी की डिमेंशन होगी वही हीट की डिमेंशन होगी। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम कह सकते हैं हीट की डिमेंशन एनर्जी के बिल्कुल सेम होगी। अभी एक चीज आपने सुना होगा, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। अभी इसके मतलब में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब अपन थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे तो उसमें ग्रेट डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि क्या होती है स्पेसिफिक हीट। अभी आप समझ लीजिए कि स्पेसिफिक हीट नाम की कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला है हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर। तो हीट की डायमेंशन तो आप सभी जानते हैं, m1 l2 t-2। मास की डायमेंशन बच्चे बन जाएगी m रेस्ट पर 1, और टेम्परेचर बच्चे होता है केल्विन में, तो यहां पर k रेस्ट पर 1। ये 1 ऊपर जाएगा तो 1 -1 हो जाएगा, दैट इज m की पावर 0, l की पावर 2, t रेस्ट पर -2, और k की पावर बन जाएगी ऊपर जाकर -1। तो मेरे को लगता है इतनी बात तुम्हें समझ आ रही। तो यहां पर हमने डिमेंशन सीख ली बच्चे, स्पेसिफिक हीट। अभी स्पेसिफिक हीट से आगे बढ़ते हैं और एक नई क्वांटिटी पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो जो लेटेंट हीट होती है बच्चे, वो होती है हीट अपॉन मास, उसमें कोई टेम्परेचर का रोल नहीं होता। तो हीट की तो डायमेंशन आपको पता है m1 l2 t-2, और मास की डायमेंशन भी आपको पता है m1 m रेस्ट पर 1। अब ये m रेस्ट पर 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 1 -1 कितना होता है? 0 होता है। तो यहां पर हमें डायमेंशन मिल गई m0 l2 t-2। अभी फोर्थ बात अपन करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। तो जो अगली डायमेंशन अपन ने पढ़नी है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का चैप्टर आएगा उसमें, और फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नाम का चैप्टर आएगा। उन दोनों में आप ये फॉर्मूला मोस्टली यूज करोगे, दैट इज प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आर एंड टी, वेयर आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये आर क्या कहलाता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। अभी इस आर को अपन लिख सकते हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन एन इंटू टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल इंटू टेम्परेचर। ठीक है सर। अभी देखो प्रेशर की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। प्रेशर की डायमेंशन कैसे निकलती है? फोर्स अपॉन एरिया का फॉर्मूला लगा के। तो अगर आपको मैकेनिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस नहीं पता तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पीछे एक वीडियो पीछे जाकर वो वाली वीडियो देख लें और इस वीडियो को आराम से समझें। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी? m1 l-1 t-2, और वॉल्यूम की होती है बच्चे L3, और वॉल्यूम की होती है L की क्यूब। n मोल्स में है बच्चे, n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पर टेम्परेचर मेजर होगा बच्चे केल्विन में। टेम्परेचर किस में मेजर होगा? केल्विन में। तो इसकी अपन डायमेंशंस निकाल सकते हो कि यहाँ पर अगर आप देखो तो m1 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि मास से तो कोई चीज हो नहीं रही। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेम बेस पावर ऐड, तो -1 + 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1 + 3 दैट इज L2। यहाँ पर T⁻⁻2 आ जाएगा पर केल्विन पर मोल। तो यहां से अपन को डायमेंशन मिल गई आर की, दैट इज m1 l2 t-2 पर केल्विन पर मोल। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतना पहले समझ लग गया है, तो तुम इसको नोट कर लो, फिर अपन अगली बातों पे चलते हैं। चलिए अगली डायमेंशंस करते हैं अपन। तो जो अगली डायमेंशंस अपन ने करनी है उसमें है सबसे पहली एंट्रोपी। तो ये फोर्थ डायमेंशन है अपन की। पहले 4 डिस्कस कर आए थे, ये फिफ्थ होगी एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी होता है एनर्जी स्लैश हीट अपॉन टेम्परेचर। तो एनर्जी आपको पता है किसमें मेजर्ड होती है? m1 l2 t-2 अपॉन टेम्परेचर बच्चे, टेम्परेचर मेजर होता है बच्चे केल्विन में। तो इसके डायमेंशंस क्या बन जाएंगी? m1 l2 t-2 k-1। तो यहां पर एंट्रोपी की भी डायमेंशंस आ गई। एंट्रोपी की डायमेंशंस के बाद अपन डायमेंशन पढ़ते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होने वाला है, दैट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी यही डायमेंशन होती है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो एनर्जी m1 l2 t-2 अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला कुछ और होता है, पर सिंपली समझाने के लिए मैंने इसको कंसिडर किया एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो इसके डायमेंशंस भी क्या आएंगे? डायमेंशन सेम ही रहेंगी, m1 l2 t-2 k-1। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बाद बचे जो सेवंथ डायमेंशन हमने पढ़नी है, जो सेवंथ डायमेंशन अपन को स्टडी करनी है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बाद थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगली डायमेंशन हमने जो स्टडी करनी है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है कि कोई मटेरियल कितना आगे कंडक्ट कर पा रहा है। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है हीट इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू टेम्परेचर इनटू टाइम। क्या फॉर्मूला होता है? हीट इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू टेम्परेचर इनटू टाइम। तो ये याद रख सकते हो और याद रख के इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो। तो हीट की वैल्यू क्या होती है? m1 l2 t-2। यहां पर डिस्टेंस l में मेजर होगा तो l⁻⁻⁴, एरिया l स्क्वायर में, टेम्परेचर केल्विन में, और टाइम t में। अभी ध्यान से देखो कि एक ये इस l से एक l कट जाएगा तो यहां पर l बचेगा। अब ये l ऊपर जाएगा तो इसने क्या करना है? ये विजिबल है आपको? ये विजिबल नहीं है ना? तो इसने क्या करना है बच्चे, ये इस L से एक L कट गया तो यहां पर एक L बच गया, ये L ऊपर गया तो L2-1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा m1 l1। मैं फिर से बता दूं कि अगर आप सिंपली देखें कि इस L से एक L कट जाएगा, ठीक है, और यहां पर सिर्फ एक L बचेगा जो ऊपर जाकर -1 बन जाएगा, और जब वो -1 बनेगा तो 2-1 बनेगा।
और 2 - 1 बनने पे क्या देगा वो L1। ठीक है, अभी t-2 है और यहाँ पर t⁻1 है, इसको ऊपर उठाएंगे तो कितना आ जाएगा t⁻3। ठीक है, और यहाँ पर केल्विन है तो यहाँ पर k⁻1। तो इस डायमेंशन को अगर तुमने नोट करना है तो तुम नोट कर सकते हो। फिर अपन अगली डायमेंशन पे चलते हैं। तो चलिए बच्चे अगली डायमेंशन पढ़ते हैं। तो जो अगली डायमेंशन है बच्चे वो होगी 9th डायमेंशन। 9th डायमेंशन होगी वो, और वो 9th डायमेंशन कौन सी होगी, दैट इज स्टीफान्स कांस्टेंट। कई टीचर स्टीफन कांस्टेंट भी कहते हैं, कई प्रोफेसर स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं। तो स्टीफन कांस्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, ध्यान से समझिएगा। इसका फॉर्मूला होता है बच्चे हीट इनटू डिस्टेंस अपॉन, हीट इनटू डिस्टेंस, बिल्कुल थर्मल कंडक्टिविटी जैसे लिख लेना है, हीट इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू टेम्परेचर इनटू टाइम। बस यहां पर आपको टेम्परेचर की पावर 4 कर देनी है, यहां पर आपको टेम्परेचर की पावर 4 कर देनी है। तो हीट का तो आपको पता है m1 L2 T-2, डिस्टेंस का भी आपको पता है L1, एरिया को आपको डिमेंशन पता है L²। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर की बच्चे k⁻4 बन जाएगा, और टाइम का बच्चे क्या बन जाएगा T, और टाइम की डिमेंशन क्या बन जाएगी बच्चे T बन जाएगी। ठीक है, टाइम की डिमेंशन क्या बन गई T। अभी ध्यान से देखो कि यहां पर m1, ये एक L से एक L कट गया और ये L ऊपर जाएगा तो 2 - 1 1 आ जाएगा, और यहां पर t-3 और k-4 आ जाएगा। तो ये तो डायमेंशन होगी स्टीफन कांस्टेंट की। ठीक है, ये हर बार, एक बार नीट में भी पूछी गई है, एक बार जेडब्ल्यू में भी पूछी गई। तो स्टीफन कांस्टेंट की डायमेंशन ये होती है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी 10th डायमेंशन जो अपन ने पढ़नी है वो है वेन्स कांस्टेंट। वो क्या है, वेन्स कांस्टेंट। तो वेन्स कांस्टेंट क्या होता है, वो होता है सर वेवलेंथ, वेवलेंथ टाइम टेम्परेचर। तो वेवलेंथ टाइम्स टेम्परेचर, तो वेवलेंथ लैम्डा होती है, उसको टेम्परेचर के साथ मेजर कर देंगे तो हमारा वेन्स कांस्टेंट आ जाएगा। अभी वेवलेंथ लेंथ में मेजर होती है और टाइम टी में, तो यहां पर कितना आ जाएगा एल टी, यहां पर कितना आ जाएगा एल टी। तो यहां पर कितना आ गया वेन्स कांस्टेंट, लेंथ इनटू टाइम इज एल टी। कोई डाउट बच्चे, समझ लग गई नहीं गल। मेरे को लगता है तुम्हें इतना पता चल गया होगा कि वेन्स कांस्टेंट कितना होता है, लैम्डा इंटू टी, एल इंटू टी। ठीक है, अभी 11th डायमेंशन जो पढ़नी है वो है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो होता है वो होता है बच्चे वर्क डन अपॉन हीट, वर्क डन अपॉन हीट, कितनी हीट ने कितना काम किया, तो उसे कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। वर्क डन की डायमेंशन भी कितनी होती है बच्चे m1 L2 T-2 अपॉन, ये विजिबल है आपको, हाँ ये विजिबल है, अपॉन m1 L2 T-2। तो यहां पर डायमेंशन कितनी आ जाएगी m0 L0 T0। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। उसके बाद अपन अगली डायमेंशन पे चलते हैं। एक लास्ट डायमेंशन ही रह गई है वैसे तो, वो यहीं पर लिख देता हूं मैं, यहां पर विजिबल है 12th डायमेंशन जो मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो जो 12th डायमेंशन है हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, और वो क्या है, वो है सोलर कांस्टेंट, वो है सोलर कांस्टेंट। और सोलर कांस्टेंट हमारा जो होता है वो होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। तो देखिए एनर्जी m1 L2 T-2, एरिया बचे L² बन जाएगा, और टाइम बचे T बन जाएगा। तो यहां पर m1 L0 T-3 आ जाएगी डायमेंशन किसकी, सोलर कांस्टेंट की। तो मेरे हिसाब से शायद आपको ये विजिबल ना हो, तो एक बार मैं फिर कर दूंगा। ठीक है, वैसे मैं देख लेता हूं ये विजिबल है आपको कि नहीं। तो ये थोड़ा सा नहीं विजिबल है, तो इसको मैं बड़ा लिख देता हूं। तो यही यहां पर नहीं लिखता, नीचे लिख देता हूं। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये वेन्स कांस्टेंट आप नोट कर लीजिए। अपन पढ़ने जा रहे हैं सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट होता है बच्चे एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम।
तो एनर्जी m1L2T-2, और जो एरिया होता है बच्चे वो तो L स्क्वायर होता है, तो एरिया कितना आ जाएगा बच्चे L स्क्वायर, और टाइम कितना होता है बच्चे T, तो यहां पर कितना आ जाएगा m1L0T-2, तो ये आपका आ जाएगा बच्चे सोलर कांस्टेंट। ठीक है, मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लगी होगी। अभी फिर अगली डायमेंशन पे चलेंगे। यहाँ पर बच्चे T-3 आएगा, यहाँ पर ये टाइम ऊपर जाएगा तो T-3 आएगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है तुमने इतनी चीजें नोट कर ली होंगी। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अपन ने थर्मल क्वांटिटीज को पूरा कंप्लीटली खत्म किया है। अभी डायमेंशंस पढ़ने जा रहे हैं। कुछ डायमेंशंस और भी होती हैं बच्चे थर्मल क्वांटिटी की, पर वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वो थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच में आएंगी तो वो तो कवर हो जाएंगी और उनमें से कभी क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। अपन इस टाइम वही स्टडी कर रहे हैं जो हमारे लिए 100% श्योर है कि यही एग्जाम्स में पूछी जाएगी। तो आगे है बच्चे डायमेंशन ऑफ, किसकी डायमेंशन है सर? डायमेंशन है हमारी डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बच्चे, आपको पता है कि डायमेंशंस में फंडामेंटल क्वांटिटी यूज होती है। ठीक है, डायमेंशन में क्या यूज होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डायमेंशंस में क्या यूज होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी। इतना समझ लगी? अभी सर, फंडामेंटल क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जो पहले आती हैं, जो फिजिकली पहले एग्जिस्ट करती हैं। जैसे स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी ध्यान से देखना, तो मैंने कहा स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन क्या स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाई जा सकती है? तो इसका आंसर आप दोगे नहीं। क्यों? क्योंकि सर पहले डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो पहले डिस्टेंस आया, डिस्टेंस को कवर किया, जो पहले आएगा वही फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसी बेसिस पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो फंडामेंटल क्वांटिटी चार्ज को होना चाहिए, क्योंकि चार्ज पहले आएगा और चार्ज ट्रेवल करेगा तभी करंट बनाएगा। चार्ज आएगा, ट्रेवल करेगा, तभी क्या आएगा? करंट आएगा। तो मैंने कहा फंडामेंटल वो क्वांटिटी, क्वांटिटी वो वाली। फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो पहले आती है। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस पहले आया तभी स्पीड बन पाई, वरना बिना डिस्टेंस के स्पीड कैसे बनाओ? नॉट पॉसिबल। इसलिए चार्ज पहले आया, तो चार्ज आने से करंट बन सकता है, बिना चार्ज के करंट कैसे बन सकता है? तो चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी होना चाहिए था, करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होना चाहिए था। पर अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर लगाया तो उसमें आपको पता होगा, और वैसे भी आपको पता होगा कि करंट को ही फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर करते हैं, चार्ज को नहीं। तो इसका ये रीजन होता है, अगर आपसे पूछ ले क्यों ऐसा क्यों की होता है कि चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं कंसिडर किया जाता, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट चार्ज पहले आता है। तो इसका रीजन आपने बताना है। देयर इज नो डिवाइस, दुनिया में कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना जो चार्ज को डिटेक्ट, चार्ज को मेजर कर सके। देयर इज नो डिवाइस टू मेजर चार्ज, कोई ऐसा डिवाइस ही नहीं है जो चार्ज को मेजर कर सके। ठीक है, देयर आर डिवाइसेस टू मेजर करंट। तो सर ये क्या आप कहना चाहते हैं? मैं ये सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि चार्ज को एग्जैक्टली बता, कोई बॉडी पे कितना चार्ज है कोई डिवाइस आपको करेक्टली नहीं बता सकता, लेकिन हमने कुछ डिवाइस ऐसा बना लिए हैं जो करंट बता सकते हैं बॉडी पे है कि नहीं, इसलिए करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी चुना गया। चार्ज को डिटेक्ट करने के डिवाइसेस हैं, देयर आर डिवाइसेस टू डिटेक्ट चार्ज। चार्ज कैन बी डिटेक्टेड, मतलब डिटेक्ट तो हो सकता है, उसकी प्रेजेंस का पता लगाया जा सकता है कि इस बॉडी पे है कि नहीं, लेकिन कितना है कितना नहीं है, अमाउंट वो एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं की जा सकती। इसी रीजन से चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बनाया, और करंट जिसको मेजर कर सकते थे उसको फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया। तो करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब सर समझ लगी मेरे को कि करंट फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो इसी फॉर्मूले से सर करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज क्यू होता है, टाइम टी होता है। तो करंट को लिख सकते हैं, चार्ज को लिख सकते हैं क्यू इंटू टी। अभी जो करंट की डायमेंशन होती है वो होती है ए टाइम की टी, तो चार्ज की क्या डायमेंशन आएगी बच्चे? ए टी।
चार्ज की क्या डायमेंशन आ गई बच्चे, एटी। तो बड़ी सिंपल सी मैंने बात कही कि करंट हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी आज से, क्योंकि इसको ही मेजर किया जा सकता है, चार्ज को तो किया नहीं जा सकता। तो टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, और टाइम जब उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, और करंट करंट मेजर होता है एम्पेयर में, टाइम टी में। तो चार्ज की डायमेंशन क्या बन गई, ए टाइम्स टी। चार्ज की डायमेंशन क्या बन गई बच्चे, ए टाइम्स टी। अभी इतना तो मेरे को लगता है समझ लग गया होगा। ठीक है, अभी अपन अगली बात कर रहे हैं, एक सेकंड। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लग गई होगी कि यहां पर आ जाएगा ए टाइम्स टी। ठीक है, अभी अभी इतनी बात समझने के बाद तुम्हें मैं बताता हूं पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन। पोटेंशियल डिफरेंस की पहले थोड़ा सा इधर नहीं लिखते, भीड़ पड़ जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चे V से डिनोट, और इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। इसका क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। वर्क डन की डायमेंशन m1 L2 T माइनस टू, और चार्ज की बच्चे होती है A टाइम्स T। तो चार्ज की क्या डायमेंशन होती है बच्चे, A टाइम्स T। तो यहां से आपका T ऊपर चला जाएगा, m1 L2 T माइनस थ्री A माइनस वन, m1 L2 T माइनस थ्री A माइनस वन। तो यहां से हमने चार्ज और किसकी डायमेंशन निकाल ली, पोटेंशियल की। इनको याद रखोगे तुम, फिर अपन आगे अगली डायमेंशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो अगली डायमेंशन अपन स्टडी करने जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की होगी। अभी देखो पोटेंशियल डिफरेंस की तुम्हें बहुत अच्छी बात है, समझ लगी। अभी आता है रेजिस्टेंस, हमारे पास अगली क्वांटिटी आती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे पोटेंशियल अपॉन करंट। पोटेंशियल तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चे V बाय आई। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पोटेंशियल V बाय आई। अभी तुम्हें पता है पोटेंशियल मेजर होता है m1 L2 T माइनस थ्री A माइनस वन, और करंट मेजर होता है A में। तो A को ऊपर उठा दो, तो m1 L2 T माइनस थ्री A माइनस टू बन जाएगा। तो ये डायमेंशन आ गई बच्चे रेजिस्टेंस की। अभी रेजिस्टेंस की डायमेंशन पढ़ने के बाद तुम्हें पढ़नी चाहिए डायमेंशन कैपेसिटेंस की। फिर कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो बताती है चार्ज कितना स्टोर हो सकता है। उसको अभी नहीं पढ़ते, अभी समझ लेते हैं कि कैपेसिटेंस कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसका फॉर्मूला पढ़ना है अपन ने। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है बच्चे चार्ज अपॉन चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज क्यू, पोटेंशियल V। चार्ज क्यू किस में मेजर होता है बच्चे, एटी में। पोटेंशियल होता है m1 L2 T माइनस थ्री A माइनस वन। अभी ये m की पावर माइनस वन बन जाएगी, ये l की पावर माइनस टू हो जाएगी, t की पावर प्लस हो जाएगी, तो t की पावर फोर हो जाएगी, और ये माइनस वन भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर a1 t1, a भी प्लस हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a की पावर टू आ जाएगी। तो यहां से हमने समझ ली डायमेंशन किसकी, कैपेसिटेंस की। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो हर बार पेपर में पूछी जाती है वो होती है बच्चे इंडक्टेंस। वो कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चे, इंडक्टेंस। तो अपन स्टडी कर रहे हैं इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस जो होती है बच्चे वो होता है पोटेंशियल इनटू टाइम अपॉन करंट। पोटेंशियल इनटू टाइम अपॉन करंट डायमेंशंस होती हैं किसकी, इंडक्टेंस की। ठीक है, तो इंडक्टेंस की क्या है, पोटेंशियल इनटू टाइम अपॉन करंट। ये तुम्हें याद रखना है। तो पोटेंशियल पोटेंशियल की डायमेंशन कैसे मेजर होती है, m1 L2 T माइनस थ्री A माइनस वन। टाइम की बच्चे आ जाएगी T, और करंट की तो पहले से A है। तो यहां पर जो डायमेंशन निकल के आएगी, ये T माइनस थ्री और ये प्लस वन, माइनस थ्री प्लस वन किसके बराबर होता है, याद रखोगे माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू के बराबर होता है। अभी
डायमेंशन बन जाएगी m1l2 t-2 और ये a ऊपर जाएगा a रेज़ टू पावर -2 बन जाएगा। तो यहां से तुम्हें समझ लग गई डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस की। मैंने कहा पोटेंशियल की डायमेंशन लिखो, टाइम की डायमेंशन लिखो और नीचे करंट की डायमेंशन लिखो। तो a जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी a नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस -2 आ जाएगा, -3 और +1 -2 हो जाएंगे। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी समझ लग गई होगी। अभी तुम इसको इतना नोट करो, फिर अपन अगली डायमेंशंस पे चलते हैं। तो चलिए बच्चे, आपने समझ ली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस। अभी और भी हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन। बच्चे दो चार्जेस होते हैं, उनमें लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है बच्चे, अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनमें दूरी बच्चे है R, तो उनमें दूरी कितनी है, R दूरी है, तो फॉर्मूला बनता है बच्चे K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, और ये जो K होता है बच्चे, इसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कह दिया जाता है। एक्चुअल में कैमरे में सेटिंग थी तो मेरे को आज ही पता चला कि ऐसी भी कुछ सेटिंग होती है। तो पहले आप वीडियो के जो फर्स्ट पार्ट देख रहे हो, 25 मिनट से वीडियो जो चल रही है, उसमें कुछ ISO नाम की चीज होती है, तो वो रैंडमली थी। तो वीडियो में कभी लाइटनिंग ऊपर चले जाती है, कभी डिम हो जाती है। अब लाइटनिंग कांस्टेंट रहेगी। तो ये के की वैल्यू क्या है बच्चे, के को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहा जाता है। अभी इतनी बात समझ लगी तुम्हें, तो इस के को अपन लिख सकते हैं एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। सर फोर्स होगी M1L2 T माइनस, फोर्स होती है M1L1 T-2। कल अपन ने पढ़ा था डायमेंशंस ऑफ मैकेनिकल क्वांटिटीज, उसमें सीख के आए थे कि फोर्स होती है M1L1 T-2 और एरिया R की जगह बच्चे आ जाएगा L स्क्वायर, चार्ज की जगह बच्चे 80 और दूसरे चार्ज की जगह भी बच्चे 80। इसको बच्चे अगर अपन सोल्व करें तो इधर आ जाएगा M1, L की ये पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 और यहां पर बन जाएगा T-2, नीचे बन जाएगा बच्चे A स्क्वायर टाइम्स T स्क्वायर। T, ये 2 ऊपर जाएगा तो T की पावर -4 हो जाएगी, A2 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी M1L3 T-4 A-2। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लगी होगी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है उसकी डायमेंशंस होती हैं M1L3 T-4 A-2। अभी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो परमिटिविटी, बस आप के की वैल्यू याद कर लो और आपको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस खुद ही मिल जाएंगी। अगर आपने के की वैल्यू याद कर ली तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन खुद ही मिल जाएंगी। इसको आपने नेगेटिव में लिखना है, तो ये आ जाएगा m⁻⁻1 l⁻⁻3 T4 और a की स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी, परमिटिविटी की भी डायमेंशंस मिल जाएगी। जब अपन आगे देखेंगे, अगर आगे प्रीवियस ईयर्स लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी और परमिटिविटी को भी यूज किया गया है इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उनकी डायमेंशंस तो आपको पहले से पता होनी चाहिए। अभी आपकी परमिटिविटी की आपको डायमेंशन पता लगी, दैट्स क्वाइट गुड। अभी अगली डायमेंशन जो पढ़नी है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको आपने कुछ नहीं याद रखना, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, M0 L0 T0, बस इतना याद रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैव नो डायमेंशंस। एक चीज और होती है बच्चे, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज टाइम 2 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। तो चार्ज को मल्टीप्लाई करा दो 2L से। अब इस 2 नंबर की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, डायमेंशन किसकी होगी, सिर्फ ये चार्ज की डायमेंशन होती है 80 और इसकी आती है L। तो यहां पर आ जाएगा L1 A1 T1। ठीक है, एक कंसेप्ट में आपको इधर एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कॉमन डेक के एग्जाम में पूछा गया है। कि क्वेश्चन ये है कि डाइपोल मोमेंट is a quantity in whole electrostatic
पूरी इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में डायपोल मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है हु possesses positive dimension who possesses positive dimension except charge। तो फिजिक्स के अंदर बच्चे इस साल अगर आप +1 के स्टूडेंट हो, +1 के स्टूडेंट्स अगर मेरे वीडियो देख रहे हो 99% ऑफ द केसेस में तो +1 ही देख रही होगी। तो +1 को मैं बताना चाहता हूं कि पहले आपने इस साल पढ़ना है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज वेव्स के बारे में आपने स्टडी करना है। इस जो +1 की क्लास है इसमें आपको स्टडी करनी पड़ेगी थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स एंड वेव्स एंड ऑसिलेशन। तो ये 3 फिजिक्स की ब्रांचेस आप इस साल स्टडी करोगे। अगले साल आप स्टडी करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, दैट इज व्हिच डील्स विद द मोमेंट ऑफ चार्ज। फिर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ोगे और फिर लाइट के बारे में पढ़ोगे, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ोगे। ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे। तो मैंने क्या कहा कि डायपोल मोमेंट एक क्वांटिटी होती है पूरी इलेक्ट्रोस्टैट में, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें अपन चार्जेस के साथ डील करते हैं। उसकी डायमेंशन ही पॉजिटिव होती है सिर्फ चार्ज को छोड़ के। तो 2 क्वांटिटीज की पॉजिटिव डायमेंशन होती है, एक तो चार्ज की दैट इज AT और एक डायपोल मोमेंट की दैट इज L1 A1 T1। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है पॉइंट। और मैंने यहां पर सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस भी खत्म कर दी हैं। अभी अपन चलते हैं डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटिटीज की तरफ। तो बच्चे मैग्नेटिक क्वांटिटीज को की डायमेंशंस को स्टडी करने से पहले मैंने एक बार प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज किया था, तो मेरे को याद आया कि उसमें रेजिस्टिविटी भी पूछी हुई है, रेजिस्टिविटी की भी डायमेंशन पूछी हुई है। तो मैंने कहा कि वो भी मैं आपको बता दूं। रेजिस्टेंस आप फॉर्मूला पढ़ते हो रो एल बाय, ये छोटी क्लासेस से 10th से आपने पढ़ लिया था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सर रो एल बाय ए। अब रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन है वो है, आपको पता है M1 L2, एक सेकंड, पोटेंशियल अपॉन करंट करना है अपन को। तो M1 L2 T-3 A-1 और नीचे करंट आ गया तो A-2 आएगा। M1 L2 T-3 A-2। सर ये लेंथ है, लेंथ में मेजर होगी, एरिया सर L स्क्वायर में मेजर होगा, तो एक लेंथ कट गई। अब जो ये वाली एक लेंथ बच गई है बच्चे आपकी, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर आ जाएगा M1 L3 T-3 A-2, दैट इज रेजिस्टिविटी की डायमेंशन ये आ गई। अभी जब रेजिस्टिविटी की डायमेंशन आपको पता लग गई है तो एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो होती है बच्चे वो होती है 1 बाय रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस की डायमेंशन है उसको अगर आप टेढ़ा कर देते हो तो आपको कंडक्टेंस की डायमेंशन खुद ही मिल जाएगी। तो यहां से आपको मिलेगी कंडक्टेंस की डायमेंशन। एक चीज होती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आप रेजिस्टिविटी की आपको डायमेंशन पता है, आप उसको 1 अपॉन कर दीजिए तो आपको कंडक्टिविटी की डायमेंशन भी मिल जाएगी। तो मैंने क्या कहा कि अगर आप रेजिस्टेंस की डायमेंशन को टेढ़ा करते हो तो आपको कंडक्टेंस मिल जाती है, अगर आप रेजिस्टिविटी की डायमेंशन को टेढ़ा करते हो तो आपको कंडक्टिविटी मिल जाती है। तो यहां पर आपकी पूरी कोई भी मैंने छोड़ी नहीं है डायमेंशन जो एग्जाम में पूछी ना जा सके। तो अपन ने सारी डायमेंशंस कवर कर ली हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की। अब भी पढ़ते हैं कुछ बहुत थोड़ी क्वांटिटीज हैं मैग्नेटिक क्वांटिटीज, उनकी डायमेंशन को अपन स्टडी करते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं मैग्नेटिक क्वांटिटीज की डायमेंशंस। और मैग्नेटिक क्वांटिटीज की डायमेंशन को समझने के लिए जो सबसे पहली चीज समझनी है वो है मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालने के लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहां पर जो B है ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, B को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। अभी ये जो साइन थीटा है इसकी तो कोई डायमेंशन हो ही नहीं सकती। अभी सर फॉर्मूला रह गया क्यू वी बी,
इसको अगर रीअरेंज करें तो फोर्स अपॉन क्यू वी, ये बन जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर जो v है वो है वेलोसिटी, जो v है वो है वेलोसिटी, और जो फोर्स होती है बच्चे वो होती है m1 L1 t माइनस टू। चार्ज आपको पता होता है a इंटू टी, यहां पर L t माइनस वन, इस t से ये वाला t कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बच जाएगा m1 L1 t माइनस टू अपॉन a इंटू L। अभी इस L से L भी कैंसिल हो गया तो m1 L0 t माइनस टू a माइनस वन इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से तुम्हें समझ लगी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन है m1 L0 t माइनस टू a माइनस वन। बहुत सिंपली मैंने ये समझाया, ये आपको विजिबल नहीं है तो शायद मैं इधर कर देता हूं। मैंने कहा इस t से ये वाला t कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर al बचेगा। अब इस l से ये वाला l कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर डायमेंशन आएगी m1 L0 t माइनस टू a माइनस वन, तो ये डायमेंशन आएगी। अभी आराम से तुम्हें समझ लग गया। अब हम सेकंड क्वांटिटी पे चलते हैं जो कि बहुत बार पूछी गई है, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चे कुछ नहीं होती, वो होती है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं होती, एक सेकंड कैमरा थोड़ा सा सेट कर लें अपन। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होती, वो होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कुछ नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ही होती है। अभी इसको निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन अभी निकाल के आए, m1 L0 t माइनस टू a माइनस वन, और एरिया की बच्चे L स्क्वायर आ जाएगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया, एम्पेयर मत समझ लेना, ये एरिया है, तो मैं लिख देता हूं एरिया। तो यहां पर m1 L2 t माइनस टू a माइनस वन डायमेंशन बन गई मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे पिछले कंसेप्ट में एक चीज सिखाई थी, परमिटिविटी, ऐसे ही यहां पर होती है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, और जो परमिएबिलिटी होती है उसको अपन कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है बच्चे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर इंटू एफ अपॉन I1 I2 इंटू एल। तो ये इसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नॉट से, परमिएबिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, परमिएबिलिटी को म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर इंटू फोर्स अपॉन करंट I1 I2 अपॉन लेंथ। तो 4 पाई की तो कोई डिमेंशन होती नहीं है, लेंथ की डिमेंशन होती है सर एल, ठीक है। मैं शायद विजिबल नहीं हूं, तो मैंने क्या कहा, 4 पाई की तो कोई डिमेंशन होती नहीं है, किसकी डिमेंशन होती है सर, आर की, तो एल आ गई। अभी फोर्स की डिमेंशन होती है सर m1 L1 t माइनस टू। करंट की सर, एक करंट ए, दूसरा करंट भी ए, तो यहां पर ए स्क्वायर लिख दूंगी, और यहां पर लेंथ की जगह क्या लिख देंगे, एल। एक एल से एक एल कैंसिल हो गया और नीचे बचा रहा ए स्क्वायर, तो यहां पर डिमेंशन बन जाएगी m1 L1 t माइनस टू a माइनस टू। तो यही डायमेंशंस हैं जो मैग्नेटिक क्वांटिटीज में पूछी जाती हैं, इन्हीं को बस काफी पढ़ने की जरूरत है। एक डायमेंशन और होती है, वो यहां पर मैं डिस्कस कर देता हूं, वो होती है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है बच्चे, ये होता है करंट टाइम्स एरिया, ये इसकी वैल्यू होती है बच्चे करंट टाइम्स एरिया। तो करंट बच्चे मेजर होता है एम्पेयर में, एरिया मेजर होता है एल स्क्वायर में, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी ए एल स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायमेंशंस होती हैं। अभी मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर दी डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, डायमेंशंस ऑफ थर्मल क्वांटिटीज एंड डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटिटीज। अभी आने वाली वीडियोस जो होंगी उसमें मैंने आपको डायमेंशन यूज कैसे करते हैं ये सिखाया होगा, और डायमेंशंस पे आने वाली वीडियोस 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, जिसमें मैंने आपको ग्रेट डिटेल में डायमेंशन का यूज कराया होगा। लास्ट एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स को डिस्कस किया होगा, और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें HC वर्मा के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लगी होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।